पिछले वीडियो के अंदर हमने जो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है वो ज्ञात की थी। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कैसे ज्ञात की? 1 किलोवाट के अंदर 1000 हो गया घंटा। आप घंटे को पहले तो मिनट में बदलेंगे तो 60 हो गया गुणा, फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो वापस 60 से गुणा कर देंगे। इन सभी को गुणा किया तो आया इतना जूल। ठीक है, 36 लाख जूल। अब 1 2 3 4 5 जीरो तो ये और एक इधर पॉइंट लगा देंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 10 की पावर 6 जूल। तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में जूल की जो संख्या है वो होती है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। अब देखो, विद्युत ऊर्जा यूनिट में निकालने का सूत्र होता है P गुणा T बटा 1000। P का मतलब होता है विद्युत शक्ति। ठीक है, अब एक जैसे इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं यूनिट में निकालने के लिए, एग्जाम में आते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। 2 बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च होगा? अब यूनिट में पूछ लिया, प्रश्न में दिया हुआ कि 2 बल्ब है 100 वाट के दोनों, वो रोजाना 8 घंटे चलते हैं, तो 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च होगी बिजली? तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, 2 बल्ब है 100 वाट के, तो एक बल्ब हो गया 100 वाट का, तो 2 बल्ब कितने वाट के हो गए? तो 2 बल्बों द्वारा खर्च विद्युत कितने हो गई? 200 वाट। एक बल्ब अगर 100 वाट का है तो 2 बल्ब कितने के हो जाएंगे? 200 वाट के। ठीक है, फिर 8 घंटे चलते हैं, तो 8 घंटे द्वारा खर्च विद्युत, 8 घंटे द्वारा खर्च विद्युत कितना आ जाएगा? 1600 वाट। कैसे आया? देखो, इसको हमने 200 वाट है, ये रोजाना 8 घंटे चल रहे हैं, रोजाना कितने चल रहे हैं? 8 घंटे। तो 200 गुणा 8 कितना आ जाएगा? 1600 वाट। यानी रोजाना 1600 वाट विद्युत है वो लग रही है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? विद्युत ऊर्जा यूनिट में। विद्युत ऊर्जा यूनिट में इसका सूत्र क्या होता है? P गुणा T बटा 1000। P का मतलब शक्ति, विद्युत शक्ति कितनी है? 1600 वाट। 1600 गुणा T यानी समय, कितने दिन? 30 दिन। 1600 गुणा 30 बटा 1000 70 से 1 2 3 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए। 16 गुणा 3, 16 को 3 से गुणा किया कितना गए? 48। ये यूनिट है 48 यूनिट। ये क्या आ गया? आंसर आ गया कि यदि 100 वाट के 2 बल्ब है और रोजाना 8 घंटे चलते हैं तो 30 दिन के अंदर 48 यूनिट जो विद्युत है वो खर्च होगी। क्वेश्चन आ गया है, सभी को समझ में? ये देख लो वापिस। पहले 2 बल्ब 100 वाट के, तो एक बल्ब 100 का, 2 बल्ब कितने हुए? 200 वाट के हो गए। 8 घंटे चल रहे हैं तो एक दिन में कितनी यूनिट लगी? 200 गुणा 8 1600 वाट के, ये विद्युत शक्ति आ गई। अब ऊर्जा में सूत्र क्या होता है इसका? P गुणा T बटा 1000। P का मतलब विद्युत शक्ति गुणा T यानी समय, 30 दिन में निकालना है बटा 1000। ये आंसर। अगला जो प्रश्न है वो देखो, किसी विद्युत बल्ब को 220 वाट के स्रोत से जोड़ने पर प्रवाहित धारा ज्ञात करो। ठीक है, तो कोई भी विद्युत बल्ब है उसको 220 वाट के स्रोत से जोड़ने पर जो प्रवाहित धारा है वो ज्ञात करनी है। तो प्रवाहित धारा का मान किस प्रकार निकालेंगे? देखो, P बराबर VI। ये सभी प्रश्न देख लो एक बार। किसी विद्युत बल्ब को 220 वाट के स्रोत से जोड़ने से प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर की है, तो विद्युत शक्ति ज्ञात करो। विद्युत शक्ति ज्ञात करो, ये प्रश्न है पूरा।
ठीक है। तो वोल्टेज दे रखा है 220 और विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा देखी देखिए 0.5 एम्पीयर। विद्युत शक्ति ज्ञात करना है। तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है VI। P बराबर V का मान 220 गुणा I का मान 0.5। 220 को 0.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 110 वाट। ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला पॉइंट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है तो क्या होता है, सन 1820 में ओर्स्टेड ने एक प्रयोग किया, यानी ओर्स्टेड वैज्ञानिक है, उन्होंने एक प्रयोग किया था सबसे पहले सन 1820 में, जिसमें एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी चालक तार के निकट रखी सुई विक्षेपित होती है। ठीक है, तो ओर्स्टेड का प्रयोग क्या है वो समझ लो सभी। ओर्स्टेड ने 1820 के अंदर एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की और चालक तार के एक पास में एक चुंबकीय सुई है वो रख दी। तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और सुई है वो विक्षेपित हो गई। तो इसने विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज की। ठीक है, वापिस समझ लो ओर्स्टेड ने क्या किया। ये कोई भी चालक तार है, उसने वो चालक तार ले लिया, इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया, यानी विद्युत धारा पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। यहाँ पर रख दी कोई भी मान लो विद्युत चुंबकीय सुई। तो इसने क्या देखा कि जब चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबकीय सुई है ये विक्षेपित हो जाती है। तो इससे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो कहते हैं। तो देखो इसके प्रयोग में एक, जब चालक में कोई धारा नहीं बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं है, वह सुई विक्षेपित नहीं होती है। तो उसने पहले प्रयोग के अंदर क्या किया, चालक तार ले लिया, उस चालक तार को इसके सिरे को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और इसके पास एक सुई रख दी और इसमें विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं की। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की। अब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तो इसके समीप रखी हुई चुंबकीय सुई है यह विक्षेपित नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बार उन्होंने क्या किया, जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। दूसरी बार तार के में विद्युत धारा प्रवाहित की और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस तार के समीप रखी चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित होगी। दूसरा, तीसरी कंडीशन में क्या किया उन्होंने, यदि धारा की दिशा विपरीत कर दे, तो धारा की दिशा है वो विपरीत कर दी तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। तो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप है उसकी दिशा भी बदल जाती है। अब देखो धारा की दिशा कैसे बदली। पहले प्रयोग के अंदर जो बैटरी है उसका धन सिरा है वो पहले तार से जुड़ा था, अब इस प्रयोग के अंदर उसका धन सिरा है वो दूसरे वाले तार से जोड़ दिया। तो धारा की दिशा है, धारा प्लस से माइनस की ओर बहेगी है। तो जैसे धारा इधर प्लस से माइनस की ओर बहेगी तो चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा है जो पहले नीचे की ओर विक्षेपित हो रही थी अब वो ऊपर की ओर विक्षेपित होगी, यानी धारा की दिशा के साथ विक्षेपित होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र है ये सुई है वो किस दिशा में विक्षेपित होती है, इसकी दिशा को किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसके अलग अलग नियम दिए हुए हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पहला नियम है वो है दक्षिणावर्त पेच नियम। दक्षिणावर्त पेच नियम, दक्षिणावर्त पेच नियम क्या है देखो, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े
तो पेज को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। कि दक्षिणावर्त एक पेज ले लिया जिसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाए, तो इस दक्षिणावर्त पेज को घुमाया जाए तो पेज की जो नोक है वो तो उस पेज के नोक की जो वो है वो विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है नीचे की ओर। तो पेज का नोक जिधर की ओर आगे बढ़ रहा है और दक्षिणावर्त जो पेज है उसको दक्षिण की तरफ घुमाया जा रहा है, तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी इधर तो चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा हो जाएगी और नीचे की ओर है ये विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी। ठीक है, अगला नियम है दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, दक्षिण हस्त नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, कि कोई भी धारावाही चालक है उसको इस प्रकार पकड़ना है। ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे तो जो अंगूठा है ऊपर की ओर वो तो धारा की दिशा में रहेगा और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो ये है दक्षिण हस्त नियम। फिर है चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं। तो किसी क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव महसूस कर सकते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है जिन्हें क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया कि कोई भी चुंबक है, ठीक है, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, तो इसके चारों ओर का यह क्षेत्र है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। इन काल्पनिक रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है।